अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। लास्ट में हमने जो है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंसेप्ट को जो है हमने स्टडी किया था। हमने देखा था कि किसी भी न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का जो कंसेप्ट था वो हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि हमने बेसिकली जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शन की बात करेंगे, यानी रिएक्शन ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स है। अब रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को हमने थोड़ा सा देखा था कि जो बेसिकली अल्काइल हैलाइड्स आपके पास होते हैं वो दो तरह के रिएक्शन देते हैं। एक आपके पास देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरे वो आपको देते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो उसी बात को मैंने थोड़ा सा रिपीट किया है कि जो रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हैं वो हमारे पास क्या है, टू टाइप्स के होते हैं। एक आपको क्या देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और दूसरा आपको एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज जिस चीज़ को हम स्टडी करेंगे वो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी न्यूक्लियोफिलिक जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल भी होगा और इट्स मीन सब्स्टिट्यूशन भी हो रही होगी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, रिप्लेसमेंट भी हो रही होगी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो बेसिकली प्रीवियसली बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, दो प्रोसेस होंगे। एक प्रोसेस क्या होगा, द कार्बन एक्स बॉन्ड ब्रेक, यानी जो प्रीवियसली बॉन्ड होंगे वो टूटेंगे, द कार्बन एक्स बॉन्ड ब्रेक होगा एंड द न्यूक्लियोफिलिक और कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म, और नए बॉन्ड बनेंगे। यानी इसके अंदर क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल होगा वो नए बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ, और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ जो पहले से लगा कोई भी एक मॉलिक्यूल होगा वो क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। अब हम बात करें हैं किसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके पास होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक आपके पास होता है SN1 रिएक्शन, जिन्हें हम SN1 मैकेनिज्म कहते हैं, और दूसरे आपके पास होते हैं SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन, यानी SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना एक बात आप लोगों ने नोट करनी है। यहाँ पे देखो मैंने S को बड़ा लिखा हुआ है और N को नीचे करके, N भी कैपिटल ही है लेकिन N को नीचे करके लिखा है, और जो 1 है वो S के बिल्कुल सामने होना चाहिए। अगर तो इनकी तरतीब को आप चेंज कर दोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। सपोज किया अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ SN1 तो ये रॉन्ग है, इसको इस तरह से नहीं लिखना। अगर मैं लिख देता हूँ SN1 ये भी रॉन्ग है। अगर मैं लिख देता हूँ SN1 तो ये भी रॉन्ग है। जिस तरह से S बड़ा है आपके पास कैपिटल है, N नीचे लिखा हुआ है, और 1 को S के बिल्कुल सामने लिखना है। यहाँ पे भी देखें तो S आपके पास जो है वो कैपिटल है, N नीचे है, और 2 जो है वो S के बिल्कुल सामने है। तो इस तरह से इसकी तरतीब को लिखने हैं। इस तरह अगर आप लिखोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा और इसके नंबर जो है वो हो सकता है कि 0.5 मार्क्स या 1 मार्क्स जो है वो आपके काट ले एग्जामिनर। तो इसको आपने इस तरह से लिखना है। अब हम बात करें हैं किसकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो इसके अंदर देखो तो आपके पास कोई RX क्या था, एक अल्काइल हैलाइड था, और AB था, यानी जिसके अंदर कोई भी आपके पास एक मॉलिक्यूल था। इन्होंने क्या किया, रिएक्शन दिया। तो क्या होगा कि जो प्रीवियसली बॉन्ड है यानी पुराने बॉन्ड जो थे वो क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, और नए बॉन्ड जो हैं वो आपके पास क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। यानी RA और B का बॉन्ड टूटा, ये नया बॉन्ड बना, और साथ में BX। ठीक है, X आपके पास कोई भी हैलोजन ग्रुप हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपके पास हो सकता है। ठीक है, और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे देखो हाइड्रोक्सल आपके पास है, और हाइड्रोक्सल आयन जो है आपके पास ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से जो I है यानी आयोडाइड आयन जो है ये क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, ये लीविंग ग्रुप है। और हाइड्रोक्सल जो है वो उसके साथ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन का मतलब है रिप्लेसमेंट। किसी दूसरे मॉलिक्यूल ने आके जगह ले ली है और एक मॉलिक्यूल वहाँ से क्या कर गया, लीव कर गया है। तो ये बेसिकली क्या हो गई है इसकी सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफाइल ने बेसिकली क्या किया, अटैक किया, तो इसलिए ये क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हमारे पास क्या बन जाएगा, मेथनॉल, जो कि एक क्या है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। आज का जो हमारा टॉपिक है और ये आपके इस चैप्टर का पहला इम्पोर्टेंट जो है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का आपका, ये लॉन्ग क्वेश्चन है।
जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे किसको, SN2 मैकेनिज्म को, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन इसे हम कहते हैं। और जब भी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे तो ये बेसिकली कंसल्टेंट मैकेनिज्म होते हैं, कंसल्टेंट मैकेनिज्म, उससे अभी हम स्टडी करेंगे ये कंसल्टेंट क्यों होते हैं बेसिकली। तो जो आज का हमारा टॉपिक वो क्या है, SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो कार्बन X बॉन्ड होगा, यानी प्रीवियसली बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, एंड द कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्मेशन, और नए बॉन्ड जो है वो बनेंगे। न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा, अटैक करेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और जो लिविंग ग्रुप होगा वो वहाँ से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है कि एक ही वक्त के अंदर हो रहा होगा, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वहाँ से लिविंग ग्रुप जो है वो क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, तो साइमल्टेनियसली ही ये हो रहा होगा। तो ये आपके पास जो SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन की हम बात करते हैं तो ये आपके पास क्या होते हैं, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म रिएक्शन होते हैं, इन्हें हम सिंगल स्टेप मैकेनिज्म रिएक्शन कहते हैं। यानी जो रिएक्शन हो रहा होगा वो सिंगल स्टेप के अंदर हो रहा होता है। अगर आपको याद हो तो हमने काफ़ी पीछे रिएक्शन भी हमने स्टडी की हैं जो कि सिंगल स्टेप के अंदर नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है, मल्टी स्टेप उनके अंदर होते हैं, 2 स्टेप रिएक्शन, 3 स्टेप रिएक्शन या मैनी स्टेप रिएक्शन आपके पास हो रहे होते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर भी हमने 11 चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम RDS कहते हैं, जो पहला स्टेप होता है स्लो स्टेप। इसके अलावा आपके पास मल्टी स्टेप रिएक्शन भी होते हैं जिसके अंदर दूसरा स्टेप फास्ट होगा या तीसरा स्टेप फास्ट होगा। तो ये जो बेसिकली आपके पास SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब एक ही स्टेप के अंदर जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा होगा और लिविंग ग्रुप क्या कर रहा होगा, लीव भी कर रहा होगा। तो इन SN2 मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा कि जो रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन है, यानी जब बॉन्ड बन रहे होंगे तो जो रेट होगा उसका वो इक्वल होगा रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी क्या होगा कि बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे होंगे उसी स्टेप के अंदर और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो रही होगी, तो उन दोनों का जो आपस में रेट होगा वो आपके पास क्या होगा, इक्वल होगा। फिर वो कहता है इन सिंगल स्टेप, जब हम सिंगल स्टेप की बात करें हैं तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी किसकी, अल्काइल हैलाइड की, वो चेंज हो जाएगी। कहाँ से, फ्रॉम sp3, जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड होंगे उनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो आपके पास कौन सी होगी, sp3, यानी ये कौन सी ज्योमेट्री रखते होंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखते होंगे, तो sp3 उनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो कहता है कि जो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 टू चेंज हो जाएगी किसके अंदर, sp2 के अंदर। किस स्टेट के अंदर, जब ट्रांजिशन स्टेट आपके पास बनेगी, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उससे पहले जो अल्काइल हैलाइड होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल जो है उसके साथ अटैच होगा तो हमारे पास एक स्टेट बनेगी जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं बेसिकली। तो उसके अंदर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या हो जाएगी, आपके पास चेंज हो जाएगी। और फिर क्या होगा कि जब वहाँ से लिविंग ग्रुप दोबारा क्या कर देगा, लीव कर देगा, तो उसकी दोबारा हाइब्रिडाइजेशन जो है, क्योंकि अब न्यूक्लियोफाइल उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो उसकी दोबारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 दोबारा रिटेन हो जाएगी, ठीक है, व्हेन दी लिविंग ग्रुप इज लीव। जब लिविंग मॉलिक्यूल क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उससे पहले अल्काइल हैलाइड की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। जब न्यूक्लियोफाइल उसके साथ अटैच हो रहा होगा यानी बॉन्ड बना रहा होगा, तो जो पहले से जुड़ा जो है हैलोजन ग्रुप है उसकी बॉन्ड जो है वो ब्रेकिंग हो रही होगी और वो बॉन्ड जो है वीक हो रहा होगा, तो वहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट प्रोड्यूस होगी उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी किसकी, कार्बन की, और sp2 हो जाएगी। और जब दोबारा लिविंग ग्रुप जब लीव कर जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास, रिटेन हो जाएगा, तो फिर उसकी दोबारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। फिर क्या कहता है कि इन सिंगल स्टेप के अंदर जो हम बात करें हैं SN2 की, तो उसके अंदर जो सिंगल स्टेप के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, उसी सिंगल स्टेप के अंदर, एंड आल्सो द लिविंग ग्रुप इज लीव। और क्या होगा, जो लिविंग ग्रुप होगा वो वहाँ से क्या कर रहा होगा, लीव भी कर रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा होगा और लिविंग ग्रुप वहाँ से क्या कर रहा होगा, लीव भी कर रहा होगा। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या था, SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन था। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, जो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं इन द केमिकल रिएक्शन के अंदर। ये बात हमने पढ़ी हुई थी
या बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर बेसिकली जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें हैं SN2 मैकेनिज्म की, तो मॉलिक्यूलैरिटी की बात करेंगे। मॉलिक्यूलैरिटी के अंदर कहता है कि जो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यानी जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे वही उसकी क्या कहलाएगी, मॉलिक्यूलैरिटी कहलाएगी। तो ये बेसिकली क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, तो इसलिए उसका सिंगल स्टेप ही क्या कहलाएगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहलाएगा। तो हम अगर बात करते हैं व्हाट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, तो हम कहेंगे जो बेसिकली SN2 रिएक्शन है यानी बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, तो इसके अंदर क्या होता है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है और वही सिंगल स्टेप उसका क्या होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है आपके पास, ठीक है। तो बेसिकली मॉलिक्यूलैरिटी की हम बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलैरिटी यानी रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व करें, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी होती है नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन या इन द रेट डिटरमिनिंग रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक आपके पास सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरा आपके पास न्यूक्लियोफाइल। ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोक्सिल आयन, और ये आपके पास क्या है, कोई भी सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट की कल हमने बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर कि सबस्ट्रेट क्या होते हैं, जिसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल आके क्या करता है, अटैक करता है। तो दो मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये बेसिकली क्या कहलाता है, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाता है। अब अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो देखो जी हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है। कल भी हमने कहा था कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है और बड़ा ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन किस तरह से है, क्योंकि हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसके ऊपर जाके क्या करेगा, अटैक करेगा, यहाँ से ये लीविंग ग्रुप क्या करेगा, लीव करेगा। तो हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी थी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बनी है, ट्रांजिशन स्टेट बनी है। बेसिकली हम इसे इंटरमीडिएट नहीं कह सकते क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। अब यहाँ पे देखो तो नया बॉन्ड बन रहा है किसका, हाइड्रोक्सिल का, विद किसके साथ, कार्बन के साथ, और जो पुराना बॉन्ड था ब्रोमीन का कार्बन के साथ, वो क्या हो रहा है, ब्रेकिंग हो रही है। तो यहाँ पे ना इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ये sp2 बन जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो इसका एक पी, तो इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना बेसिकली वो चेंज हो जाती है ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। यहाँ पे कार्बन का जो ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल, वो एम्प्टी हो जाता है। तो क्योंकि ना तो कम्प्लीटली इसने इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ होता है और ना ही कम्प्लीटली इसने इलेक्ट्रॉन दिया होता है, तो यहाँ पे कार्बन का जो ऑर्बिटल होता है वो एम्प्टी होता है, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 हो जाती है। और जब यहाँ से लीविंग ग्रुप क्या करता है, लीव कर जाता है, यानी ब्रोमाइड आयन जो है ये लीव कर जाता है, तो फिर दोबारा इसकी हाइब्रिडाइजेशन रिटेन हो जाती है sp3, क्योंकि जो ब्रोमीन है वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके ले जाएगा, जबकि हाइड्रोक्सिल है उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा किसे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को, तो उसकी दोबारा हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 हो जाती है, और जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो आपके पास इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि जिस साइड पे लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है उसकी अपोजिट साइड से कौन आ रहा होता है, न्यूक्लियोफाइल आके क्या करता है, अटैक करता है। तो इसके अंदर जो 100% कन्फिग्रेशन आती है वो आपके पास इन्वर्जन आती है। इन्वर्जन का मतलब है कि जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो हमेशा लिविंग ग्रुप की अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होगा और इन्वर्टेड प्रोडक्ट इसके अंदर बनेंगे। इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट भी कर दिया है कि इन दिस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, यानी लिविंग ग्रुप की अपोजिट साइड से कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा, अटैक करेगा, और दूसरी साइड से लिविंग ग्रुप क्या कर देगा, लीव कर देगा। अब हम बात करेंगे रिएक्शन काइनेटिक्स की। काइनेटिक्स मीन क्या है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, उस चीज़ को हम देखते हैं। तो इसके अंदर दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, एक न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है और दूसरा सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक न्यूक्लियोफाइल भी और दूसरा सबस्ट्रेट भी। न्यूक्लियोफाइल को क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और सबस्ट्रेट जो आपके पास होना चाहिए उसके पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होनी चाहिए, और दूसरा आपके पास लिविंग ग्रुप भी वहाँ पे अच्छा लिविंग ग्रुप जो है वो अटैच होना चाहिए।
तो बेसिकली रिएक्शन काइनेटिक्स जो है आपका जो रेट है यानी रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है और सबस्ट्रेट के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा, और सबस्ट्रेट आपके पास जो है उसके पास अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगी, तो उसके ऊपर भी जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन आपका बड़ा डिपेंड करेगा। तो ये आपके पास जो है न्यूक्लियोफाइल की पावर 1 है, सबस्ट्रेट की पावर भी क्या है आपके पास 1 है, तो 1 + 1 = 2, इट्स मीन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमने क्या किया था, स्टडी किया था फर्स्ट ईयर के अंदर, 11 चैप्टर के अंदर हमने स्टडी किया था। 2 का मतलब क्या है कि अगर तो न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट, ठीक है, ये बेसिकली न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट को जब हमने इनकी पावर को जब प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 2, यानी न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा या सबस्ट्रेट अच्छा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 है हमारे पास, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास सेकेंड ऑर्डर आपके पास क्या होते हैं, रिएक्शन होते हैं। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं ये SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन देते हैं, इसके अलावा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी जो है वो भी आपको SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन देते हैं। लेकिन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है ये स्टेबल रिएक्शन देते हैं और फास्ट रिएक्शन देते हैं, जबकि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स के लिए फिर कंडीशंस को चेंज करना पड़ता है। तो आज जो हमने जिस चीज़ को स्टडी किया था वो हमारे पास क्या था, SN2 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। ये हर साल क्वेश्चन आता है एक पेपर के अंदर, मॉर्निंग या इवनिंग के अंदर, ये हर साल आता है, ठीक है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर जो है हम SN1 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन को जो है हम स्टडी करेंगे। यहाँ तक जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ वो फिर आप जो है डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।